अक्सर हम सुनते हैं कि भारत दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन क्या ये पता है कि यही फार्मेसी खुद एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रही है? हाल ही में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरे इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकता है। एक बहुत ज़रूरी एंटीबायोटिक पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया गया है। तो आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? आइए इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 70%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के फार्मा इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। जरा सोचिए, हमारी दवाइयों का 70% कच्चा माल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक देश से आ रहा है। यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो ये जो 70% का आंकड़ा है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक हेल्थ डिपेंडेंसी की तरफ इशारा करता है। मतलब जो देश पूरी दुनिया को दवाइयां भेज रहा है, वो खुद कच्चे माल के लिए इतना निर्भर कैसे हो सकता है? ये एक काफी गंभीर मामला है। चलिए इस निर्भरता को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। ये डोनट चार्ट देखिए, इससे पूरी कहानी और साफ हो जाती है। जो 70% की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ साफ दिख रहा है। ये है हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी एपीआईज का सोर्स। अच्छा, आसान भाषा में समझे तो एपीआई वो चीज़ है जिसके बिना कोई दवाई बन ही नहीं सकती, और इसके लिए हम एक ही देश पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। और इस डिपेंडेंसी की कीमत सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि इकोनॉमिक भी है। सोच कर देखिए, हर साल लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर्स सिर्फ इस कच्चे माल को इंपोर्ट करने पर खर्च हो जाते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो देश से बाहर जा रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज की सच्चाई है। जब बाहर से इतना सस्ता रॉ मटेरियल मार्केट में आ जाता है, तो हमारे अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स वो कंपटीशन में टिक नहीं पाते। उनके लिए बिजनेस करना, मार्केट में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? अपने ही देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या प्लान है? और इसका जवाब सरकार ने दिया है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी MIP के जरिए। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कदम है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए आप कह सकते हैं कि प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये MIP है क्या चीज़? चलिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। सरकार ने एक फ्लोर प्राइस यानी एक न्यूनतम कीमत तय कर दी है। अब कोई भी इंपोर्टर उस खास प्रोडक्ट को इस प्राइस से कम में इंडिया में इंपोर्ट ही नहीं कर सकता। एक तरह से ये हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसको ना इंपोर्ट्स के लिए एक मिनिमम वेज की तरह सोचिए। पहला स्टेप, सरकार पेनिसिलिन जी जैसे रॉ मटेरियल के लिए एक फ्लोर प्राइस सेट करती है। स्टेप 2, इस प्राइस से नीचे के सारे इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक मार्केट में आने से रोक दिया जाता है। और स्टेप 3, नतीजा, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन के लिए एक बेहतर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। हाँ, और एक बात समझना जरूरी है, ये नियम हर चीज पर नहीं लगाया गया है। सरकार ने इसे स्पेसिफिकली टारगेट किया है, खास तौर पर पेनिसिलिन जी, 6-APA और एमॉक्सिसिलिन जैसे जरूरी एंटीबायोटिक इंग्रेडिएंट्स पर, जो करोड़ों लोगों के लिए लाइफ सेविंग है। तो जैसा हमने देखा, ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं है, ये एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजिक कदम जिसके अपने कुछ खास नियम हैं। इस पॉलिसी की एक और खास बात है, इसकी टाइम लिमिट। ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे फिलहाल सिर्फ 1 साल के लिए लागू किया गया है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन है, कोई परमानेंट ट्रेड बैरियर नहीं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इससे कौन प्रभावित होगा और किसे छूट मिलेगी। तो देखिए, असर उन इंपोर्टर्स पर पड़ेगा जो पेनिसिलिन जी को इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हैं, उन्हें इससे छूट है। शर्त बस ये है कि फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए होना चाहिए। इससे ये पक्का किया गया है कि भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर कोई असर ना पड़े। तो ये जो MIP का कदम है, ये अकेले नहीं देखा जाना चाहिए। ये सरकार की एक बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और वो स्ट्रैटेजी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करना। सरकार यहाँ एक 2-pronged स्ट्रैटेजी अपना रही है, मतलब 2 तरफा अप्रोच। एक तरफ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम। ये एक तरह का ऑफेंस है जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ है MIP जो डिफेंस का काम करता है, सस्ते इंपोर्ट्स के खिलाफ एक ढाल। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और
इसका मकसद क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, घरेलू विनिर्माण समर्थन को सामर्थ्य के साथ संतुलित करना। मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट तो करना है, लेकिन इस तरह से कि दवाइयों की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर न चली जाए। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये वाकई एक बहुत नाजुक संतुलन है, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ लक्ष्य है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, लेकिन रिस्क है कि दवाइयाँ महंगी हो सकती हैं। दूसरी तरफ डिपेंडेंसी कम करनी है, तो रिस्क है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, आत्मनिर्भरता बनाम अफोर्डेबिलिटी। सेल्फ रिलायंस वर्सेस अफोर्डेबिलिटी। क्या भारत दोनों को एक साथ हासिल कर सकता है? एक ऐसा रास्ता जहां हमारा फार्मा इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भी हो और दवाइयां सबके लिए सस्ती भी रहें? इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में भारत की हेल्थ और इकोनॉमिक पॉलिसी की दिशा तय करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।